नमस्कार। बीए थर्ड ईयर थ्योरी पेपर फर्स्ट म्यूजिक। टॉपिक है जिया मोइनुद्दीन का उस्ताद जिया मोइनुद्दीन जी का जीवन परिचय। तो जिया मोइनुद्दीन डागर का जन्म 14 मार्च 1929 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। वे जे.एम. डागर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतकार थे तथा डागर परिवार की 19वीं पीढ़ी के सदस्य थे। वे रुद्र वीणा के एकलवादन प्रस्तुतिकरण में वीणा के पुनः परिवर्तन के लिए या संवर्धित रूप के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते या उत्तरदायी हैं। तो उन्होंने रुद्र वीणा में संशोधन किया, जिसके लिए वो काफ़ी जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन तथा वीणा वाद्य का चयन। जे.एम. डागर ने अपने पिता के साथ प्रारंभिक संगीत प्राप्त की। संगीत की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। इनके पिता उस्ताद जिया उद्दीन खान डागर थे, जो तत्कालीन मेवाड़ राजदरबारी संगीतकार हुआ करते थे। मेवाड़ महाराणा के यहाँ राज दरबारी संगीतकारों के पद पे नियुक्त थे, जो संगीत की जियाउद्दीन जो इनके पिताजी थे जे.एम. के, संगीत की गायन तथा रुद्र वीणा वादन के दोनों कलाओं में निपुण थे। रुद्र वीणा एक प्रकार का तत्ववाद्य है जो गायक मेलोडी अभ्यास के लिए उपयोग में लाते हैं। मेलोडी अभ्यास जैसे धुन विशेष के प्रैक्टिस और अपने गायन के साथ भी इस्तेमाल होता है। रुद्र वीणा को आमतौर पर पारंपरिक रूप से सार्वजनिक तौर पर नहीं बजाया जाता था, अर्थात ये सार्वजनिक तौर पर उसका प्रस्तुतिकरण नहीं होता था, लेकिन युवा जिया मोइनुद्दीन ने इसे प्राथमिक वाद्य के रूप में अपनाया। इन्होंने गायन के साथ साथ इस वाद्य को प्राथमिक रूप से अपनाया। उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति 16 वर्ष की उम्र में दी थी, जे मोइनुद्दीन खान ने। तो रुद्र वीणा के पूर्व प्रचलित रूप में नए प्रयोग किए गए। जे मोइनुद्दीन ने जो प्रचलित वीणा थी रुद्र वीणा, उसमें कुछ नए परिवर्तन समर्थित रूप किया गया, उसमें परिवर्तित रूप किया गया। तो इस दौरान इनके इस कार्य को देख के इनके पिता ने नए प्रयोग के लिए इसको मना भी किया, तो इनको हतोत्साहित किया। फिर भी उनके हतोत्साहित करने के बाद भी जे.एम. ने इस वाद्य को उनके पिता की मृत्यु के बाद इसमें कुछ परिवर्तन किए ताकि एकल वाद्य प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाया जा सके और इसको सार्वजनिक रूप से बजाया जा सके। इसलिए इन्होंने इसमें काफ़ी परिवर्तन किए और यही परिवर्तन की एक विशेष पहचान बनी, जिसके फलस्वरूप एक बड़े खरज वाद्य के रूप में परिवर्तित हुआ। क्योंकि इन्होंने जो परिवर्तन किया तो एक खरज वाद्य के रूप में जिसमें हम गायन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके रूप में इसका रूप सामने आया। इस रूप को परिवर्तन करने के लिए इन्होंने डागर वाद्य निर्माता फर्म कन्हैयालाल एंड ब्रदर्स की सहायता भी ली थी, लेकिन अधिकतर इन्हीं का मेहनत था, इन्हीं का आइडिया था। इस कारण इसको कुछ समय के लिए डागर वीणा भी नाम भी दिया गया था इस रुद्र वीणा को, क्योंकि इन्होंने इसमें विशेष परिवर्तन किए थे इसके ढांचे में। जब इसका परिवर्तन किया गया तो इस परिवर्तन में इस वाद्य में तुम्बा और डांडे को और बड़ा किया गया था, ताकि और अधिक उपयुक्त गूंज उत्पन्न हो सके। इसमें और अधिक गूंज, क्योंकि खर्च के लायक बनाना था,
तो इसमें अधिक गूंज उत्पन्न करने के लिए इसमें तुम्बा और टांडे का आकार बढ़ाया गया था। साथ ऐसे स्वर समुदायों को या इनको पर्दों को जोड़ा गया था जो कि अधिक समय तक उपयोगी बना रहे। ध्रुपद गायन के लिए भी इस तकनीक को पुनः संवर्धित किया गया, अर्थात गायन के साथ भी इस वाद्य का इस्तेमाल हो सके, उस हिसाब से भी इसको नया रूप दिया गया था। अब इन सुधारों की वजह से सुधार हुए, काफ़ी सहायता मिली, लेकिन इन सुधारों की वजह से वाद्य काफ़ी भारी हो गया, जिस कारण इस वाद्य को उत्तरी भारतीय वीणा वादन की मुद्रा, जो बैठने का तरीका होता है, उस मुद्रा में बैठ के बजाना कठिन हो गया। उत्तर भारतीय मुद्रा में वीणा बाई कंधे के सहारे साड़ी खड़ी करके बजाई जाती है, जो इन सुधारों की वजह से उत्तरी रुद्र वीणा को उत्तर भारतीय शैली में बजाना काफ़ी दुर्बोध सा हो गया, अर्थात ये दक्षिण भारत की तरह ज़्यादा वजनी हो गई। जो दक्षिण भारत की वीणा का जो आकार प्रकार होता है उससे मिलता जुलता हो गया, उतनी वजनी हो गई, तो उसको उत्तर भारतीय मुद्रा में बजाना मुश्किल हो गया। तो इसलिए वीणा दक्षिण वीणा वादन शैली में बजाई जाने लगी। तो उसको दक्षिण वीणा को जैसे बैठ के बजाता है, जैसे रख के बजाते हैं, तो उससे उसी शैली में इसको बजाई जाती है। और दक्षिण में इसको बजाने का तरीका होता है, ज़मीन में लेटा देते हैं, तो इसमें नीचे का तुम्बा तो ज़मीन से टच रहता है, ज़मीन के ऊपर रहता है, टिका रहता है, और दूसरा तुम्बा अपने घुटने, पाँव के घुटने के सहारे रखा जाता है, एक तरह से गोदी में लेटा के बजाया जाता है। तो ये इनका मुख्य वाद्य था गायन के साथ साथ। और रुद्र वीणा में परिवर्तन करके डागर वीणा नाम देना इसका, इनका काफ़ी योगदान रहा इसमें। अब है इनके संघर्ष की और कठिनाइयाँ। तो संघर्ष कठिनाइयों का दौर इनका, जैसे भारत की आज़ादी के उपरांत रियासती राज्य थे, इनका विलीकरण हो गया था, राजस्थान के एकीकरण के दौर चल चुका था। तो जिसके कारण ये डागर परिवार ने राज दरबार की जो दरबारी संगीतकार का इनको जो पीढ़ी दर पीढ़ी पद मिला हुआ था महाराणा के दरबार में, उसको उन्होंने खो दिया, क्योंकि राज शासन जा चुका था। तो जिससे इन कारण उनके सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई। इसी दौरान रोजगार की तलाश में ये मुंबई आ गए, क्योंकि राज दरबारी संगीतकार का पद जा चुका था, जो वहाँ पे उनको नियमित सैलरी कुछ मिला करती थी वो बंद हो गई। तो इनके सामने बेरोजगारी एक समस्या खड़ी हो गई। तो इस कारण इनको उदयपुर छोड़ना पड़ा और ये मुंबई आ गए। तो मुंबई में भी 25 वर्षों तक इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। 25 वर्ष तक ये रोजगार के लिए इधर से उधर भटके। तो इन 25 वर्षों के दौरान इन्होंने देखो गैराज में भी काम किया, ब्रेड भी बेची, और कभी कभी मौका मिलता था म्यूजिक देने का या किसी फिल्मों में वाद्य वादन के लिए, तो कभी कभी फिल्मों में वाद्य वादन भी इन्होंने किया उसी दौरान। तो इनके 25 साल काफ़ी संघर्ष के निकले, और इतने संघर्ष के थे कि जब ये उदयपुर महाराणा के दरबार को छोड़ के जब गए थे, तो इतने गरीब थे, या गरीबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके पास अपना कोई वाद्य तक नहीं था, या वाद्य खरीदने के पैसे नहीं थे। तो काफ़ी बुरे दौर से गुजरे। तो उस दौर के बारे में एक साक्षात्कार में उन जे.एम. डागर के पुत्र मुहिबउद्दीन, जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, पुराने दिनों को याद करते हुए, कि जिस समय हमारा परिवार मुंबई आया था, तो उस दौर में ध्रुपद को लेकर लोगों की नज़रों में ज़्यादा इज्जत नहीं थी, अर्थात ध्रुपद को सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो ध्रुपद के दम पे रोज़गार पाना काफ़ी कठिन था।
जब द्रुपद गायकी के बारे में लोगों को बताया जाता था तो लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। अर्थात ये क्या करते कि द्रुपद क्या है, कौन सुनेगा, इससे क्या कमाल हो गए, फलान ढिमका, कितनी बातें होती हैं लोगों की। तो ऐसी बातें सुन सुन के इनका मनोबल बीच बीच में गिरा भी है। तो ये उनके संघर्ष। अब उनकी वादन शैली, तो वादन शैली जेएम डागर विशेष रूप से धीमे बढ़त के साथ रागों को प्रस्तुत किया करते थे। ये इनकी वाद्य शैली थी, जिनकी संगत में तानपुरा वादक होता था और कभी कभी पखावज की संगत भी की जाती थी। विदेशी जमीन में कार्यशैली, बाद में इनके विदेशों में भी काफ़ी शिष्य हुए, फैन हुए, काफ़ी सोसाइटी समितियों ने इनको इनवाइट किया। उनमें से इन्होंने स्वयं को अमेरिका में स्थित अमेरिकन सोसाइटी फॉर ईस्टर्न आर्ट से भी खुद को जोड़ा इन्होंने, और भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें उन्होंने विजिटर की भूमिका निभाई। उपाधियां हैं, जेएम डागर को 1990 में कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला कलाकारों को विशेष सम्मान है। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी तथा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी महाराणा कुंभा उपाधियों को भी प्राप्त किया, जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। महाराणा कुंभा मेवाड़ राजघराने की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है, जो आज भी प्रचलित है। ध्रुपद गुरुकुल की स्थापना, तो जेएम डागर शुरू से ही ध्रुपद गुरुकुल की स्थापना के लक्ष्य लेकर चल रहे थे, जिसको साकार रूप देने में उन्हें अपने जीवन के 20 वर्ष लगे। ध्रुपद गुरुकुल के द्वारा वे ऐसे अनुशासित शिष्यों को तैयार करना चाहते थे जिससे कि वे गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप गुरु जी के साथ रहकर ध्रुपद की साधना कर सकें। गुरु शिष्य परंपरा के रूप में वो शिष्य तैयार करना चाहते थे। इसके लिए गुरु जी ने मुंबई के निकट पलवल में पलासपा नामक गांव को चुना, जहां उन्होंने 1982 में ध्रुपद गुरुकुल की स्थापना की और आगे चल के दुर्भाग्य से 1990 में और जेएम डागर साहब की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके पुत्र ने इनके परंपरा को आगे बढ़ाया। तो हैं जेएम डागर, जेएम मोइनुद्दीन खान साहब की, जेएम मोइनुद्दीन खान डागर साहब की जीवनी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।